सो है एवरीवन, दिस इज शिवांश। यार आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, जो इस समय सबसे ट्रेंडिंग और इजी टू लर्न टॉपिक है। और इसमें हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इसका पूरा रोड मैप क्या होता है, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट में, कैसे तुम अपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, स्किल्स क्या चाहिए होते हैं, और प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ भी कुछ डिस्कस करेंगे, और स्टार्टअप गाइड लास्ट में देखेंगे कैसे वेब डेवलपमेंट में स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, टोटल ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। फिर फ्रंट एंड और बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर तीनों में डिफरेंस जानेंगे। फिर यहाँ से हम यार अपना मेन रोड मैप देखेंगे और फ्रेमवर्क देखेंगे, और यही मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट होगा, तो इसे ज़रूर देखना। फिर जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो होगा रेफरेंस, और क्या कैसे लर्न करें, क्या टूल्स चाहिए होंगे हमें लर्न करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा चूजिंग राइट टेक स्टैक। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया होगा कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत सारे रोड मैप्स में हम देखेंगे वेज क्या क्या होते हैं, तो उसमें से हमारे लिए कौन सा परफेक्ट है ये कैसे सेलेक्ट करें, वो ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू जनरल लेंगे। फिर यहाँ पे अभी तक कोडिंग वाली बात चल रही थी, अब हम वर्डप्रेस या विक्स नाम का आपने सुना होगा, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम वेबसाइट विदाउट कोडिंग डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ें थोड़ी बहुत देख लेंगे। फिर लास्ट में जो ये 10 स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आप देखिएगा आगे वीडियो में। फिर हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट कैसे ऑनलाइन लॉन्च करें, होस्ट कैसे करें, डोमेन कैसे लें, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में हम देखेंगे स्किल्स क्या चाहिए होंगे, थोड़ा प्री रिक्वेस्ट क्या चाहिए होगा वेब डेवलपमेंट करने के लिए। फिर प्रोजेक्ट्स देख लेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक से एडवांस, पहले छोटे प्रोजेक्ट्स फिर बड़े जो हायर लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एक स्टार्टअप गाइड। और इसके अलावा भी तमाम चीज़ें होंगी वीडियो में, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर लास्ट तक देखना, स्पीड बढ़ा लेना अगर धीमे लगे तो, बाकी वैल्यूएबल होने वाली है टोटल वीडियो। पहले जान लेते हैं वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेब वाला ये चीज़ डोमेन कैसे वर्क करता है। तो तुम अपने पीसी पे सबसे ज़्यादा क्या ओपन करते हो, ये तुम ही खुद सोचो। वेबसाइट्स होती हैं वो, या अपने फ़ोन पे भी क्रोम में या ब्राउज़र्स में ज़्यादातर वेबसाइट्स ही ओपन कर रहे होते हैं हम। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही जानेंगे कि कैसे और क्या क्या वो वेज हैं जिनसे हम ये वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ बेसिक कोडिंग जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हो जाता है, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे एंगुलर रिएक्ट, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब कैसे काम करता है, कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है, कैसे डेटाबेस में जाके हमारा डेटा स्टोर होता है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे हम लॉगिन लॉग आउट करते हैं, तो आपने लॉगिन पहले साइन अप किया, अब आपका डेटा जब आप दोबारा लॉगिन करने आते हो तो कैसे वेबसाइट को पता चलता है कि आपने इस पे साइन अप कर रखा है पहले से। या फिर पासवर्ड जब आप गलत डालते हैं तो कैसे वेबसाइट को पता लगता है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो ये सारी बैकएंड में क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम देखेंगे, फ्रंट एंड वर्सेस बैकएंड में। अब रोड मैप जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि क्या क्या फ्रेमवर्क्स अलग अलग यूज होते हैं, क्या कौन सी मॉडिफाइड वेज आ गई हैं जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं, वो यहाँ डिस्कस होगा। फ्रेमवर्क्स वही एंगुलर रिएक्ट, ये सब बातें हम करेंगे आगे। फिर स्टेप्स टू लॉन्च वेबसाइट, कैसे हम डोमेन लेते हैं, कैसे हम होस्टिंग करते हैं, कौन कौन सी फ्री वाली डोमेन सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी। फिर स्कोप्स इन स्टार्टअप देखेंगे, मार्केट देखेंगे कि क्या है वेब डेवलपमेंट का मार्केट, और क्या इसको हम फ्रीलांसिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि फ्रीलांसिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। सो वेब डेवलपमेंट बेसिकली वही वेबसाइट जो हम अपने लैपटॉप या फ़ोन पे खोल लेते हैं, उन्हें बनाने का प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट बना लेंगे। अब ये वेबसाइट में जैसे मैंने बताया कि लॉगिन या लॉग आउट वाला सिस्टम होता है, वो कैसे हमारे डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस, ये बैकएंड में जाके प्रोसेस कैसे होता है डेटा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो वेब डेवलपमेंट बेसिकली यही टेक्स्ट पेजेस को बनाना होता है, वेब कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशंस को कैसे बनाते हैं। और आजकल के वेबसाइट तो बहुत ही फैंसी और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली आ गए हैं, तो कैसे पूरा हमारा ब्राउज़र इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और कैसे कोडिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली स्टडी ही वेब डेवलपमेंट होता है। अब वेब डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है, तो आपने बहुत बार ही सुना होगा फ्रीलांसर्स के बारे में जो कि वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग अच्छे खासे मतलब चार्जेस लेते हैं एक पूरी फुल स्टैक वेबसाइट बनाने की। और आजकल जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनका एक वेबसाइट होना मस्ट हो गया है, एक तरह से नेसेसिटी बन चुका है। हर एक वेबसाइट मतलब हर एक इंडस्ट्री के पास अपनी वेबसाइट है, और ये पूरा ट्रस्ट बिल्ड करता है कि यूज़र अगर आपकी वेबसाइट देखेगा तो वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसका एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है कि हाँ, इसकी वेबसाइट पे सब चीज़ें अवेलेबल है, हर कोई इसे देख सकता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है एक तरह से।
और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वेब डेवलपमेंट हर जगह यूज़ हो रहा है, तो आप देख ही सकते हैं उसका ये फील्ड कितना है। मोबाइल डेवलपमेंट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में, मेडिसिन, बैंक, एडवर्टाइजिंग, मैन्युफैक्चर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हर एक फील्ड में ही वेब डेवलपमेंट यूज़ हो रहा है। और हर एक चीज़ की वेबसाइट रहती है, वो आप देखते ही हैं। तो यही वेब डेवलपमेंट का स्कोप हर एक फील्ड में आ रहा है, तो इसे हमें सीखना चाहिए, और इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं वो आप खुद ही सोच सकते हैं। बेसिकली जो हम वेबसाइट अपने फ़ोन या लैपटॉप पे देखते हैं, वो हमें सिंपल एक वेब पेज दिखता है, उस पे कुछ मतलब बटन्स होते हैं, कुछ स्टाइल्ड वे में रहता है। पर उसके पीछे कितने लोग लगे होते हैं वो यहाँ देख सकते हैं आप। पहले तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर लगा होता है, वो बताएगा कि आपका फ्रंट एंड कैसे दिखेगा, उसको कोड करेगा वो HTML और CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। बैकएंड वेब डेवलपर पीछे जो सर्वर साइड में काम हो रही होंगी, लॉगिन लॉगआउट, फॉर्म कलेक्शन, जो डाटा कलेक्शन हो रहा होगा, वो वेब डेवलपमेंट मतलब बैक एंड इंजीनियर कर रहा होगा। अब कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, क्या उनके रूल्स होंगे, कैसे सिक्योर वे में कनेक्ट होंगे, वो वेब ऐप डेवलपर का काम होता है। और हमारी वेबसाइट्स के डिज़ाइंस, कलर, फॉन्ट्स को ये UI और डिज़ाइन मैनेजर वगैरह करते हैं। ऐसे ही वेब मार्केटिंग एनालिस्ट आपके SEO फैक्टर्स को देखते हुए आपके वेबसाइट को डेवलप करवाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये आपको सिंपल सा एक वेब पेज दिखता है, पर उसके पीछे कितना सारा प्रोसेस हो रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है कि क्या अभी सही टाइम है वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो हाँ यार, कोविड में हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तुम्हारा एजुकेशन फील्ड हुआ या ई-कॉमर्स फील्ड हुआ, या हर एक फील्ड अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो तुम समझ सकते हो कि वेबसाइट रहेंगे तभी हम इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से। और ये ग्राफ तुम्हें बता ही रहा है कि देखो वेब डेवलपमेंट वाला कैसे ग्रोथ हुआ है मार्केट। और अभी ये 2015 तक का है, आगे जाके कोविड की वजह से बहुत हाई अप आया होगा इसमें। तो एक जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि यही करेक्ट टाइम है जब सब चीज़ अपना शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन वेबसाइट्स। तो ये वेब डेवलपमेंट सीखने का सबसे परफेक्ट टाइम अभी है। अब तुम्हें कोडिंग प्रोस्पेक्टिव से डेवलपमेंट सीखना है, तो उसके 3 फील्ड होते हैं। पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, और थर्ड फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक मतलब जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर ले। और फ्रंट एंड तुम्हारे जो UI बेसिकली डिज़ाइन, जो मतलब यूजर्स को अपने डिस्प्ले पे दिखता है, वो फ्रंट एंड होता है। और पीछे जो फॉर्म सबमिशंस, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, सर्वर से रिलेटेड चीज़ें हो रही होती हैं, वो बैक एंड डेवलपर्स में आता है। ये वाले इलस्ट्रेशन से तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। तुम खुद ही देख सकते हो, ये वाला चीज़ फ्रंट एंड में आएगा, और बैक एंड वाला चीज़ ये सर्वर साइड डाटा सोर्सेज और ये डेटाबेस वगैरह हो गया। तो तुम जब कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसमें कुछ मतलब एक लेआउट होता है कि यहाँ पे हमारा मतलब इनपुट बॉक्स होगा, यहाँ पे सबमिट बटन होगा, यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शंस आएंगे। तो ये बेसिकली जब तुम डिसाइड कर रहे होते हो तो HTML से होता है। CSS क्या करेगा, अगर हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाया है तो इस ये दिखेगा कैसे, हमें हमने बटन बनाया तो ये रेड ग्रीन कैसा दिखेगा, ये सारा चीज़ हम CSS से करते हैं। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली इसे इंटरेक्टिव बनाता है। जैसे कि हम अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक प्रीलोडर लोड होगा, और फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये सारी चीज़ हम अपने बेसिकली फ्रंट साइड में कर रहे होंगे लैपटॉप यूज़र के, ये सारा चीज़ ये फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट करेगा। अब बैकएंड में जब तुमने ये बटन क्लिक किया, सबमिट किया कुछ, तो ये डाटा हमारे सर्वर के पास पहले जाएगा, जो भी हमारा सर्वर होगा। सर्वर बेसिकली एक मशीन ही होता है जिसमें हम अपने सारा डेटा, जो भी वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। चाहे वो डेटाबेस हो गया यूज़र के हमारे, चाहे वो फॉर्म्स जो हम सबमिट करवाते हैं यूज़र से, तो वो सारी चीज़ें हमारे बैकएंड में डेटाबेस में जाती हैं, और वो वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। और जब भी हमें एक्सेस करना चाहें तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, जो भी इस वेबसाइट का ओनर होगा वो इसे एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड वाला नाम था। और ये जो दोनों मिला के कंबाइन चीज़ें कर रहा होता होगा, फ्रंट एंड और बैक एंड, उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब रोड मैप की बात करते हैं, यही मेन मोटिव था हमारे इस वीडियो का। तो फ्रंट एंड बैक एंड तो तुमने देखा ही, अब ये दोनों मिला देंगे तो फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें साइड बाय साइड सीखनी पड़ती हैं, जैसे VS कोड कैसे चलाना है, या कोई भी कोड एडिटर कैसे चलाना है। तुम्हें कोई एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए, जैसे गिट और गिटहब होता है, ये तुम सीख सकते हो। बाकी तुम्हें UI UX अच्छे से बनाने आना चाहिए, कैसे तुम फॉन्ट को स्टाइल करते हो, कैसे कलर किस टाइम पे चूज़ करते हो। तुम्हें बेसिकली कलर्स की भी एक साइकोलॉजी होती है, फॉन्ट्स की भी एक साइकोलॉजी होती है। जैसे हैकर्स वाला कलर देखा होगा तुमने, ब्लैक बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर से लिखा होता है, तो वो एक हैकर्स वाली फील देता है। तो ये सब एक माइंड साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता है। अगर तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ बनानी है तो तुम्हें फॉन्ट्स भी वैसे ही रखनी पड़ेंगी, तुम्हें कलर्स भी वैसे रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से सीख सकते हैं। अब जैसे 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर, और एक जो अदर चीज़ें जो हमें सीखनी है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी फ्रंट एंड देखते हैं।
तो फ्रंट एंड में मैंने जैसे बताया था, जैसे जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है वो हम HTML से करेंगे कि यहाँ इनपुट बॉक्स होगा, यहाँ बटन होगा, यहाँ नीचे टेक्स्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हम HTML से करते हैं। इनमें कलरिंग वगैरह हमें करने होता है तो हम कैसे करते हैं, CSS से। अब CSS में फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी क्या होती है, बेसिकली कोई भी वेबसाइट जो कि हम एक ही बार बनाते हैं और वो लैपटॉप और फ़ोन दोनों के लिए कंपेटेबल होती है। तो तुम उसे लैपटॉप पे भी देखोगे तो भी अच्छा दिखेगा, फ़ोन पे देखोगे तो भी अच्छा दिखेगा। अगर कुछ वेबसाइट्स ऐसे पहले होते थे कि अगर हम लैपटॉप पे खोलते हैं तो वो अलग डिस्प्ले देती हैं, लेकिन फ़ोन पे खोलते पे वो मतलब एकदम बिखर सी जाती हैं, अच्छी नहीं दिखती। तो हम बेसिकली इस समय जो वेबसाइट्स का जो स्कोप है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही पूरी तरह से आ रही हैं, जो फ़ोन या हर एक डिवाइस पे अच्छे से ओपन हो जाए, ताकि कोई भी यूज़र हमें उस वेबसाइट को एक्सेस करे तो वो एक उसे अच्छा व्यू आए। ये दोनों बेसिकली नए CSS प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में काम आते हैं और बहुत ही आसान तरीका, मतलब बहुत ही आसान कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस को। जावा स्क्रिप्ट भी बेसिकली फ्रंट एंड का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें हम लॉजिक्स लिख रहे होते हैं। जैसे अगर हमने बटन दबाया तो प्रीलोडर काम करेगा, अगर हमने फॉर्म सबमिट किया तो ऊपर सक्सेस लिख के आएगा, या हमने कुछ ईमेल वाला फील्ड अगर में @, नेसेसरी होता है, जैसे हमारा ईमेल होता है ना कुछ xyz@gmail.com, तो नेसेसरी वाला जो हमारा वार्निंग दिखाता है अगर आपने ईमेल में कुछ गलत भरा, तो वो सब बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ही कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जेसन और जेक्वेरी, ये सब चीज़ें नई नई आ रही हैं जावा स्क्रिप्ट में और इनका बहुत ही यूज़ है। मर्ज स्टैक डेवलपमेंट वगैरह अगर आप सीखेंगे तो उनमें समझ आएगा, और आगे अभी हम लोग बैकएंड वाले में बात भी करेंगे। अब यार फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नाम अगर तुमने सुना हो और नहीं भी सुना हो तो मैं आगे बता रहा, तो ये बहुत ही फेमस हो रहा है इस समय, और रिएक्ट और एंगुलर जेएस इसमें एकदम टॉप पे चल रहे हैं। ऐसे फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं पर ये दोनों एकदम टॉप पे चल रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट फेसबुक का फ्रेमवर्क है और एंगुलर जेएस गूगल मतलब सपोर्ट करता है इन्हें फ्रेमवर्क्स को। तो ये फ्रेमवर्क्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, यही हमारे HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को ही कंबाइन करके एक ईजी टू यूज़ कर मतलब ईजी टू यूज़ चीज़ बना दी गई है हमारे लिए। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 100 लाइन का कोड है, कार्ड का कोड है, जैसे कोई भी कोड हो गया, एक 100 लाइन का कोड है, और तुम्हें वो बार बार वेबसाइट में यूज़ करनी है 10 बार, तो अब 100 लाइन को 10-10 बार लिखोगे तुम, मतलब 1000 लाइन हो गया तुम्हारे कोड में। पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार इस कोड को लिखें और इसका कुछ नाम रख दें, कुछ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन बना के और उसमें उसका नाम कुछ दे दें, और इसे हम बार बार कॉल करके और अपने वेबसाइट में यूज़ करते रहेंगे, तो वो एक वर्ड से ही ये 100 लाइन वाला कोड आता रहेगा। तो तुमने जो 1000 लाइन में की वो 1000, मतलब 1000 लाइन की जो कोड तुमने यहाँ लिखी थी वो तुम्हारा 110 ही लाइन में हो गया। तो इतना सारा डिफरेंस आ जाता है। और बाकी भी बहुत सी चीज़ें जैसे लॉग इन लॉग आउट वाली चीज़ें भी ये इनबिल्ड देते हैं फ्रेमवर्क जो बैक एंड वाले होते हैं। और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क तुम्हारे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स से बहुत सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ड देते हैं, बहुत सारी फीचर्स देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे काम को आसान बनाने के लिए ही हम फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं, और कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ट है वो आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब फुल स्टैक बनना है तुम्हें तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आना चाहिए। फ्रंट एंड तो हमने अभी डिस्कस किया, अब एक बार बैक एंड देख लेते हैं। बैक एंड में भी एक चीज़ होता है डेटाबेस, जैसे हमने कुछ फॉर्म सबमिट करवाया, या लॉग इन लॉग आउट वाला डिटेल हो गया, या नीचे अगर ब्लॉग में कमेंट्स लिखवा रहे हैं अगर हम किसी वेबसाइट पे, तो वो सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए, बेसिकली जो भी इनपुट हम यूज़र से ले रहे हैं उन्हें स्टोर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो डेटाबेस होती है। और वही बैकएंड फ्रेमवर्क्स होते हैं कुछ जो हमारे काम को ईजी करते हैं। वो काम दूसरे वे में भी किया जाता है जो हमारा ट्रेडिशनल वे था पहले वाला, MySQL यूज़ करके या PHP यूज़ करके। पर ये जो सारे नए फ्रेमवर्क्स आए हैं जैसे Django, Node.js, फ्लास्क, स्प्रिंग बूट सिस्टम, तो ये बेसिकली हमारे कोई पाइथन प्रोग्रामिंग, कोई जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, कोई जावा प्रोग्रामिंग, ऐसे प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए और हम अपने बेसिकली पूरे काम को आसान करते हैं, और ये बहुत सारे फीचर्स हमें इनबिल्ड दे देते हैं। जैसे कि लॉग इन लॉग आउट सिस्टम अगर हमें करवाना है ऑथेंटिकेशन, तो ये इनमें इनबिल्ड रहेगा। फॉर्म सबमिशन हम एक क्लास को कॉल करके आराम से फॉर्म सबमिशन करवा सकते हैं, उसमें क्या डाटा इनपुट करवाना है वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। लॉग आउट वाला चीज़ हम केवल एक वर्ड लिखते हैं लॉग आउट मॉड्यूल, तो वो अपने आप ही यूज़र को लॉग आउट कर देता है। कुकीज़ वगैरह वाला सारा काम हम एकदम उसमें आसानी से कर लेते हैं, और ये बेसिकली हमें सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने साइड से, जैसे CSRF टोकन अगर जेंगो में आपने सुना हो तो यूज़ होता है। तो ये बेसिकली हमें बहुत से फीचर देते हैं, इसलिए ये हम यूज़ करते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं फ्रेमवर्क्स। और इसमें सिलेक्शन कौन सा करना है ये अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। डेटाबेस में एक SQL होता है और एक नो SQL होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस समय MongoDB सबसे टॉप पे चल रहा है डेटाबेस के फॉर्म में। फायरबेस भी ऐप्स के लिए कंपेटेबल होता है, MongoDB बेसिकली ज़्यादातर हम वेबसाइट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यार अब तक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि टोटल ये वेब वाला काम कैसे होता है, कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। पर लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन दिस। HTML तुम्हें पता है, CSS में एक चीज़ होती है बूटस्ट्रैप।
तुमने नाम बहुत सुना होगा। तो बूटस्ट्रैप में हमें बेसिकली सीएसएस थोड़ी भी नहीं लिखनी होती है, बस हम एचटीएमएल में क्लासेस लिखते हैं और इसकी क्लासेस की प्रॉपर्टी प्री डिफाइंड होती है एक सीएसएस फाइल में, और हम उसे सीधे इंपोर्ट करते हैं। कि तो आप ऑनलाइन इंपोर्ट कर लो या तो आप उसे डाउनलोड करके भी अटैच कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली हमें सीएसएस से बचाने के लिए यूज़ होता है, और ये बहुत ही फेमस मतलब फ्रेमवर्क है, ये ट्विटर का फ्रेमवर्क। दूसरी चीज़ ये है कि सीएसएस में कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एसएएसएस और एलईएसएस उन एडवांस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है। जैसे कि आपको अगर कोई वेरिएबल बनाना हुआ, अगर आपको एक कलर डिफाइन करना हुआ एक वेरिएबल के फॉर्म में, और उसे आप बार बार यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो अगर इन दोनों चीज़ों का यूज़ करें तो। पर इसकी जगह फ्रेमवर्क आ गए हैं, तो फ्रेमवर्क का को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जैसे ये एंगुलर, रिएक्ट और व्यूजेस। अब एक क्विक रिकैप बैक एंड का भी कर लेते हैं। फ्रंट एंड का तो हमने कर लिया। तो जैसे अगर हम सर्वर साइड की बात करें, जैसे हमने वेबसाइट को पहले तो बना लिया, वो जो भी डाटा है वो सर्वर साइड में स्टोर होगा, और सर्वर पे हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर रही हो। वो या तो पीएचपी हो सकता है या नोड जेएस हो सकता है। नोड जेएस बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ही रन कर रहा होता है, या तो हम पाइथन उस पर रन करवा सकते हैं। मतलब बैकएंड पे हम कोई भी एक लैंग्वेज रन करवा सकते हैं, और उनसे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ पड़ा है। अब अगर हमने पाइथन कर रखी है तो हम जेंगो या फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं। ये पिप बेसिकली पिप मैनेजर, एक पैकेज मैनेजर हम इसे बोलते हैं पिप को पाइथन का, जिससे हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही हमारा फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, जो कि नोड जेएस पे वर्क करता है। ये हमारे नोड जेएस के बड़े कोड को छोटा कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक्सप्रेस पैकेज का मतलब यूज़ करके। और जैसे इसमें पिप था, वैसे इसमें एनपीएम यार्न होता है पैकेज मैनेजर। तो ये सब बेसिकली हमारे लैंग्वेजेस हैं, और हम इन लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज, और फ्रंट एंड आती है, और उन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। इनमें से कोई भी फ्रंट एंड कोई किसी भी बैक एंड के साथ कनेक्ट हो सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी तक हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड हमने सीख लिया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें डेवलपमेंट में आनी चाहिए, और वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट में नहीं, हर एक डेवलपमेंट में काम आता है। या वो ऐप डेवलपमेंट हुआ, गेम डेवलपमेंट हुआ, या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ें हर जगह काम आएंगी। तो पहली जो चीज़ हमारी है वो गिट है। ये बेसिकली हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि हमें कुछ फीचर्स देगा, कि हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एक ग्रुप में काम कर सकते हैं, हम अपने कुछ गलती हो गई तो हम वापस उसी किसी एक सेम मतलब एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जा सकते हैं अपने कोड में। तो ये सारी चीज़ें हमें गिट और गिटहब प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है वो आईडी। हमें कोई भी एक आईडी पे अपना हाथ सेट करना होगा, जैसे वीएस कोड हो गया, या फिर कोई भी कोड एडिटर आप ले सकते हैं। और इसमें बेसिकली हमें कुछ फीचर देता है, जैसे एक्सटेंशंस देता है, जिससे हम कोड स्निपेट्स यूज़ करके अपने फास्ट कोड को फास्ट लिख सकते हैं। और इंटेंट वगैरह का ध्यान रखता है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है कोड्स को। तो ये बेसिकली कोड एडिटर हमारे, हम बेसिकली कोड तो नोटपैड पे भी कर सकते हैं, पर ये हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है। नेक्स्ट जो है, हमें डिप्लॉयमेंट करना आना चाहिए सर्वर्स पे। जैसे आजकल के डिप्लॉयमेंट तो बहुत ईजी हो गए हैं, सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पर अगर हमें टर्मिनल का यूज़ करते हुए अगर डिप्लॉय करना है, तो भी हम वो सीखना पड़ेगा हमें अलग से। तो वो सारी चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इस समय। अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो होस्टिंग वगैरह का काम किसी और को कराया जाता है बेसिकली। तो अगर आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी है वो डाटाबेस हमें अच्छे से आना चाहिए। इस समय मोंगोडीबी सबसे टॉप पे चल रहा है। माई सीक्वल बहुत ओल्ड हो चुका है, और फायरबेस ऐप्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, पर हम इसे वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी या फिर फायरबेस हम प्रेफर कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें जो हम बेसिकली स्किप ही कर देते हैं वो यूएक्स या यूआई डिज़ाइन होता है। अब ये सब हमें सीखना पड़ेगा कि हम सीखें कहाँ से। तो कुछ यूट्यूब की फ्री चैनल्स हैं, जैसे ये मैंने नाम कुछ लिख रखे हैं, और ये काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, मैंने भी खुद यहीं से रेफ़र करके सीखा था। और आप लोग भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी मैंने अटैच कर दिया। और आप चाहें तो यूडेमी या यूडासिटी या फिर बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पे पेड कोर्सेज भी मिलते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में वो लोग पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं जैसे सजेस्ट करूँगा कि सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, और स्पेशली वेब से रिलेटेड हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो आप चाहें तो ये वाली चीज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें सीखना है तो हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे अपने लैपटॉप में। तो बेसिकली कोई भी एक कोड एडिटर तुम्हें चाहिए होगा। और ये भी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट बहुत ही बेसिक डेवलपमेंट है। तो तुम इसे किसी भी लैपटॉप किसी भी पीसी पे कर सकते हो, अगर वो 4 GB का है तो भी। अगर तुम्हें ऐप डेवलपमेंट करना होगा तुम्हें 8 GB कम से कम चाहिए होगा, अच्छा स्मूथली चलने के लिए। पर अगर तुम्हें वेब करना है तो वो तुम कहीं पे भी कर सकते हो, मतलब 4 GB के रैम में भी वेब डेवलपमेंट हो जाता है अच्छे से, और सारी चीज़ें चल जाती है उसमें, नोड जेएस तक चल जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे।
तो ये बेसिकली लोग स्टार्टिंग इसीलिए यहाँ से करते हैं कि ये हर एक सिस्टम पे कंफर्टेबल होता है। विजुअल स्टूडियो कोड तुम्हारे पास होना चाहिए जिसमें तुम कोड लिखोगे एक इंटेंट फॉर्म में, उसमें स्निपेट्स होते हैं, आसानी से यूज़ हो जाता है सारा कुछ। नीचे ही कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा होता है तुम्हारा, तुम नीचे टर्मिनल का भी यूज़ कर सकते हो। अब अगला जो चीज़ है वो हमारा कमांड लाइन, वही CMD का यूज़ करते हैं या फिर हम इनबिल्ट टर्मिनल, ये VS कोड या फिर बाकी जो कोड एडिटर नए आ रहे हैं वो नीचे इनबिल्ट टर्मिनल ही देते हैं, तो तुम साथ साथ नीचे ही अपने टर्मिनल भी देख सकते हो। अलग से कोई CMD या पावर सेल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो गिट और गिटहब, मैंने पहले ही बता दिया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे वापस जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें गिट और गिटहब से कंट्रोल होती हैं। और एक डिज़ाइन टूल, जैसे तुमने UI वगैरह का सारा डिज़ाइन करना होगा तो ये सारे ऐप्स होते हैं, जैसे फिग्मा होता है, इस पर तुम पहले अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि मुझे कैसे बनाना है, और फिर उसके बाद उस पर कोडिंग का काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें टूल्स होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स बता रखे हैं जिनका यूज़ काफ़ी अच्छे से हम कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के टाइम में। जैसे UX विंग है, यहाँ से हम आइकॉन्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। पिक्साबे इमेज हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। HTML5 से यहाँ पे हमें फ्री टेम्पलेट मिल जाती है, हमें पूरा कोड लिखा हुआ मिलेगा जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, बस आपको टेक्स्ट चेंज करने होंगे। अनस्प्लैश से इमेज API यूज़ कर सकते। जेसन प्लेस होल्डर, ये बेसिकली हमें टेस्टिंग के टाइम में काम आता है। और गिटहब रेपोजिटरी, जो भी चीज़ आपको कोडिंग से रिलेटेड सर्च करनी है गिटहब पे सर्च करिए, आपको हर एक चीज़ का रेपो मिल जाएगा। और इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात हमने पहले थोड़ी बहुत की थी, पर यहाँ पे थोड़े अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हमने एक कोड लिखा, वो लैपटॉप पे देखते हुए हमने बना दिया, एक UI बनाया, यूज़र इंटरफेस बनाया। अब वही हमारा टैब पे भी सही से काम करे, वही हमारा फ़ोन पे भी सही से काम करे, इसकी क्या गारंटी है। और आजकल जो वेबसाइट बन रहा है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ताकि यूज़र कोई भी डिवाइस लेके आए उसे एक अच्छा यूज़र इंटरफेस मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो कंप्लीट कोड को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना ताकि वो सबके लिए फ्रेंडली हो जाए, उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना कैसे हमारे लिए बेनिफिट होता है, पहला तो वो SEO में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इस पर एक अलग वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वाली वीडियो मिस ना हो। यही एक फैक्टर है जो हमारे वेबसाइट को रैंक कराता है, टॉप रिजल्ट्स में लाता है गूगल सर्च होने पे। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा कि कोई भी डिवाइस में हमारा वेबसाइट अच्छे से मतलब वर्क करेगा, हमें एक ही कोड में सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाते। अब हमने इतने सारे टेक स्टैक की बात की, इतने सारे लैंग्वेजेस की बात की, कुछ टॉप स्टैक्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं ना। जेंगो हो गया, मर्ज स्टैक हो गया, नेट सी हैज़ स्टैक हो गया, मीन स्टैक हो गया और रूबी ऑन रेल्स हो गया। ये पांचों स्टैक इस समय सबसे पॉपुलर चल रहे हैं, और अगर आपने कोई भी स्टैक सीख लिया तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहे जाएंगे। मैंने जेंगो सबसे पहले स्टार्ट किया था, इसका कोड बेस बेसिकली मुझे बहुत आसान लगा था, तो मैंने पहले जेंगो सीखा था। अब मैं मर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर तुम स्टार्टिंग में कोई भी एक सीख लिया, जैसे तुमने मर्न स्टैक ही पहले शुरू से सीख लिया, तो फिर तुम्हें जेंगो सीखना बहुत आसान हो जाएगा, नेट सी है सीखना बहुत आसान हो जाएगा, मीन सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो तुम सीखोगे वो तुम्हें टाइम लेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद से जो सीखोगे वो तुम्हें बस कोड बेस को बेसिकली समझने की ज़रूरत है, तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया होगा। तो मैंने स्टार्टिंग जेंगो से किया था, फिर मैं नोट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो कोई भी एक स्टैक उठा लो, मैं प्रेफर करूँगा या तो जेंगो उठा या तो मर्न। अब तुमने कोई भी एक वेब स्टैक सीख लिया, लेट से मर्न सीख लिया, पर तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो केवल फ्रंट एंड बनाने की है, जैसे तुमने एक स्टैटिक पेज बनाना है केवल, तो फिर उसके लिए तुम पूरा एक अपना पूरा बैकएंड सिस्टम वाली चीज़ लगाओ, तो ये तो सही नहीं है। HTML वाली पेज सीधे बना के आप होस्ट कर सकते हो जब स्टैटिक पेज ही बनाना था। तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तुम्हें सिंपल फॉर्म्स, सिंपल यूजर्स से डिटेल्स लेने हैं, जैसे उनका मेल ID, नेम, फॉर्म, ये सब भरवाना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही छोटे वे में भी हो सकती हैं, जैसे PHP का यूज़ करके हम इजी वे में उसे कर सकते हैं। और अगर वही हमें लॉगिन लॉग आउट वगैरह करवाना हुआ, या फिर मेल्स भेजने हुए, साइन अप करने के टाइम OTP सबमिशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें करनी है, तो फिर मर्न वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें चेक करती रहनी पड़ेंगी कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से तुम्हें टेक सेलेक्ट करना होगा। तुम्हारा प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, तुम्हारे पास टाइम कितना है। अगर तुम वही पूरा मर्न से बनाने चलोगे तो बहुत तुम्हें टाइम लगाएगा, और HTML पेज सिंपल स्टैटिक बना दिया तो बहुत जल्दी हो जाएगी। स्केलेबिलिटी, अगर तुम्हें फ्यूचर का भी सोचना होगा कि अगर मैंने स्टैटिक पेज बना दिया और बाद में मुझे फॉर्म ऐड करना हुआ, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। तुम्हें यहाँ से PHP सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि तुम स्टैटिक बना लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और जब तुम्हें बाद में वो लगे तो तुम PHP और MySQL डेटाबेस यूज़ करके कर सकते हो। और डेवलपमेंट का कॉस्ट, बेसिकली इट मैटर्स अ लॉट। ये सारी चीज़ तो अब कोडिंग से हो गई, पर
तुमने वर्डप्रेस का नाम ज़रूर सुना होगा। ये हमें क्या करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम देता है। तुम वेबसाइट बहुत ही ईजी वे में बना सकते हो, केवल ड्रैग एंड ड्रॉप से, एक भी लाइन कोड किए बिना। तो यहाँ से अब हम वीडियो को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अभी तक हमने कोडिंग प्रोस्पेक्टिव से बात की, अब हम बात करते हैं बिजनेस या स्टार्टअप से रिलेटेड, है ना। अगर तुमने वेबसाइट बनवा लिया, एक स्टैक सीख के खुद ही बना लिया, तो उसके आगे का चीज़ क्या करना होगा तुम्हें। तो सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना होगा कि हमारी वेबसाइट का गोल क्या होगा, इसकी ऑडियंस साइज़ क्या होगी, और वेबसाइट किस टाइप का होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, इसमें कंटेंट क्या होगा। नेक्स्ट हमें एक वायर फ्रेम बनाना होगा। हम XML फाइल का यूज़ करके एक वायर फ्रेम बना सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस होंगे, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। बेसिकली इसे हम साइट मैप बोलते हैं, कि हम सारे पेजेस को डिराइव करते हैं कि हम ये चीज़ें इस वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, वेबसाइट का कोड लिखना। तो ये तो ऑब्वियस बात है, आप फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड लिखेंगे। तो फ्रंट एंड का पार्ट तुमने कर लिया, तो अब बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। अभी कोडिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हें कोड बाद में करना है, पहले देखना है कि डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, उसमें फायर वॉल्स कौन से लगेंगे, कौन से सर्वर पे होस्ट होगा। ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिफ़ाइन कर ले होंगी बैक एंड की थोड़ी बहुत। फिर हमें बैक एंड का कोड करना होगा कि फ्रंट एंड को बैक एंड से ज्वाइन करेंगे, हम डेटा बेस को अपने सर्वर से ज्वाइन करेंगे, फायरवॉल लगाएंगे ताकि सिक्योर रहे। बाकी सारी चीज़ें ऐसे बैक एंड में करेंगे हम। अब हमने अपनी वेबसाइट को पूरे अच्छे से बना लिया, फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर साइड, सब चीज़ डिफाइन हो गया। अब हमें डोमेन नेम चाहिए होगा। जैसे अगर हमारा बेसिकली हम अपने साइट्स को होस्ट कर देते हैं, जहाँ भी अपने सर्वर पे रखते हैं, तो हमें एक IP एड्रेस मिलता है, जैसे 127.168.0.1। ऐसे करके हमें एक सर्वर अपना IP एड्रेस देगा जो हमारे सर्वर की लोकेशन होगी उसकी। तो अब इसे याद करने में हमारी मुश्किल होती है। तो हम एक डोमेन नेम लेते हैं, जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट ले लिया abc.com। तो अब हमें यहाँ abc.com जाने पे आसानी होगा, रेदर देन मैं इस IP एड्रेस को बार बार डाल के वहाँ पे जाऊँ। तो ये डोमेन नेम एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली छोटा डोमेन नेम हम प्रेफर करते हैं लेना। अब साइट लॉन्च होने के लिए तैयार है। हमने होस्टिंग कर दी है, फ्रंट एंड का पार्ट, बैक एंड का पार्ट बना लिया था, एक डोमेन नेम भी ले लिया था। अब हम अपने साइट को लॉन्च कर सकते हैं फुल्ली फ्लेजिबल वे में। तो अब तक हमने जनरली देख लिया कि हम पूरे वेबसाइट को कैसे बनाते हैं कोडिंग वे में, फिर हम उसे कैसे लॉन्च करते हैं ये भी देख लिया था बिजनेस या स्टार्टअप के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे ये 1 पेज लेआउट बनाना, ये तो बेसिक हो गया सबसे। फिर लॉगिंग वगैरह कैसे करवाते हैं, टू डू लिस्ट बनाना, SEO फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने, नोट लॉग, गूगल होम पेज लुक, पॉपअप्स कैसे बनाते हैं, जैसे ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। ये तुम्हें आ जाए तो अच्छा है, इनका यूज़ हर जगह होता है। तुम अपने हर एक वेबसाइट में यूज़ कर रहे होगे लॉगिन कैसे करते हैं, हर एक वेबसाइट में यूज़ कर लोगे कि एग्जिट प्लगइन कैसे यूज़ करते हैं, वर्ड काउंटर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम्हें सीख लेने चाहिए, थोड़े बहुत इनमें से सीख लेना। बाकी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें तुम्हें 50 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और वो बेसिकली एक स्टेप वाइज में होंगे, 1 से लेके 50 तक। तुम्हें डेली एक एक प्रोजेक्ट्स बनाना है, और तुम 50 प्रोजेक्ट पे एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे डेवलपमेंट से रिलेटेड। इंटरनेट पे तमाम वेबसाइट हैं, जो तुम सोच रहे हो उसकी वेबसाइट ऑलरेडी, ये पॉसिबिलिटी है 90% की एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अब तुम्हें कंपटीशन को बीट करना है बेसिकली, क्योंकि वेबसाइट तो पहले से एग्जिस्ट करती है। आइडियाज़ लिमिटेड हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए लोगों को या जो नीड है वो लिमिटेड है। तो अगर यहाँ से तुम कुछ वेबसाइट स्टार्ट करना चाहो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। तो तुम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो देख लो ऑडियंस कितनी है, कंपटीशन कितना है, इंडस्ट्री कितना है, तुम मोनेटाइज से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ला पा रहे हो कि नहीं, या फिर अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, और इसमें टेक्नोलॉजीज़ क्या हो रही हैं। तो ये चारों चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए पहले ही, कोई भी वेबसाइट या कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले, कि या वो यूज़फुल है या हमारा वेस्ट जाएगा। और अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो जो कि अभी अभी सीख रहा है, अभी स्टार्टअप पे काम नहीं कर सकता, तो ट्राई करो, कुछ वेबसाइट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो, प्रैक्टिस करो, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे तुम्हें कुछ इनकम भी सोर्स जनरेट कर सकते हो। फिर अपडेट रखते रहो, अपने गिटहब प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करो, सारे कोड्स अच्छे से होने चाहिए। बाकी तुम्हें ट्राई हर एक चीज़ करते रहना चाहिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो तुम ट्राई करते रहो। अब यार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखना तुम, है ना। बहुत सारे लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। तुम्हें चैनल्स के लिंक मिलेंगे, तुम्हें वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तुम्हें कोर्सेज़ के लिंक मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स के लिंक मिलेंगे, गिटहब लिंक्स होंगे जिनमें तुम प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो। अब तुम्हें कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या सेलेक्ट करें, कैसे क्या करना है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करना। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही और ऐसी और वीडियोज़ तुम देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और कमेंट कोई प्रॉब्लम हो तो कर ही देना, शेयर अपने दोस्तों को करो ताकि वो भी सीख पाए। और यार वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।